फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि ईशा जो है वो निहारिका से लड़ने लगती है और कहती है तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तो निहारिका कहती है ऐसे कैसे जगह नहीं है, तुम कल की आई लड़की, तुम डिसाइड करोगी कि मुझे यहाँ रहना है या नहीं। देखो तुम्हारा बहुत हो गया। मुझे लगता था तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम अनवी के साथ रहना डिज़र्व करती हो, बट नहीं, मेरा डिसीजन गलत था। अनवी ने जब तुम्हें पहली बार छोड़ने का फ़ैसला किया था ना, तभी मुझे इसके फ़ैसले में इसका साथ देना चाहिए था, ना कि इसे तुम्हारे लिए समझाना चाहिए था। मैंने हर बार तुम्हें इससे मिलाने की कोशिश की और तुमने मेरे ही पीठ में खंजर भोंक दिया। तुमने मुझे मेरी फ्रेंड से दूर कर दिया। कहती फ्रेंड ही तो नहीं हो ना, तुमने तो हमेशा से चाहा कि तुम अनवी पे डोरी डाल सको, तुम अनवी के करीब रह सको, और वो हुआ नहीं, तो अब तुम ये काम बाद में करने लगी। तो निहारिका कहती है चलो ऐसा ही समझ लो, अगर तुम्हारे प्यार में इतनी शिद्दत थी तो तुम रोक क्यों नहीं पाई अनवी को, रोक लिया होता। अगर तुम्हें यही लगता है कि उसका मेरे से प्यार ही चल रहा है तो तुम रोक के दिखा देती ना, क्यों नहीं रोक पाई? क्योंकि तुमने कभी उससे प्यार किया ही नहीं। सिवाय शक, गुस्सा, नफ़रत, इन सब के अलावा तुम्हारे दिल में कभी उसके लिए कोई और फीलिंग ने जन्म ही नहीं लिया। पहले तुम उससे प्यार करती थी, धीरे धीरे तुम उस पर अपना कंट्रोल जमाना चाहती थी, समझी तुम? ये तो कभी हुआ ही नहीं ना कि तुमने उससे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया हो, कभी कुछ और ना मांगा हो, कभी कुछ और ना चाहा हो। ये तो कभी हुआ ही नहीं है ईशा। तो अब बहुत हो गया, अब मैं अपनी फ्रेंड को यहाँ तुम्हारे पास मरने के लिए तो हरगिज़ नहीं छोड़ सकती हूँ। तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो, और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी रोक सकता है, कोई भी मतलब कोई भी। तो ईशा कहती है मैं रोकूंगी तुम्हें, अनवी सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती है और वो मेरा कहना मानेगी। कहती है तुमने उस प्यार को प्यार लायक छोड़ा ही नहीं है, तुम किस हक से कहती हो कि वो तुमसे प्यार करती है? प्यार जैसा तुमने कुछ रहने दिया है उसके अंदर? चलो बताओ, 1% भी तुमने प्यार जैसा कुछ रहने दिया उसके अंदर? बोलो। नहीं रहने दिया। तुम भी इस बात को जानती हो और बहुत अच्छे से जानती हो, तो मुझे बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। एम आई राइट? आई थिंक आई एम राइट, दैट्स व्हाई तुम चुप हो। कहती है मैं इसलिए चुप नहीं हूँ कि तुम सही हो, मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे से बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहती ओह, आज सूरज किधर से निकला है कि तुम्हें मुझसे बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वाओ, अमेजिंग। नहीं तो तुम तो बहस करने में नंबर 1 हो। कहती तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। कहती है अभी तो शुरुआत की है मैडम, धीरे धीरे देखिए मैं तुम्हारा हाल क्या करती हूँ। कहती तुम मुझे धमकी दे रही हो? कहती नहीं, तुम्हें समझा रही हूँ कि जितना तुम्हें इसको परेशान करना था तुम कर चुकी हो, और अब तुम और ज़्यादा नहीं करोगी। तुम अभी के अभी अनवी को छोड़ोगी, दैट्स इट। ठीक है, बिल्कुल छोड़ोगी। अनवी अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तो ईशा एकदम से आगे बढ़ती है और वो निहारिका का गला पकड़ लेती है। कहती है तुम होती कौन हो मुझे उससे दूर करने वाली? Who the hell are you? कौन होती हो तुम? मेरे और अनवी के बीच में आने की कोशिश भी की ना तो सर ऑन माई मॉम, मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगी, ये याद रखना। आई लव अनवी। मैं अनवी को किसी हालत में किसी और का होने नहीं दूंगी, कभी किसी का नहीं होने दूंगी। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना तुम्हारे लिए, मेरे लिए
और अनवी के लिए अच्छा होगा, ये याद रखना तुम। और वो ऐसे जोर से निहारिका का गला दबाए रहती है, तो अनवी ऐसे उसके पास जाके उसे जोर से खींचती है और उसके गाल पर रखती है चाटा खींच के, कहती है इनफ, बहुत होगी तुम्हारी नौटंकी। सोचती भी हो तुम करने से पहले कि क्या कर रही हो, बेवकूफ़ इंसान। तो ईशा कहती है अनवी तुमने मुझे इसके लिए मेरे ऊपर हाथ उठाया। तुम कहती क्या करूं, कोई ऑप्शन छोड़ा है तुमने मेरे पास? नहीं ना, एक सिंगल ऑप्शन तुमने छोड़ा है मेरे पास? नहीं छोड़ा। मैं क्या करूं, तुम मुझे मजबूर कर देती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कल रात चाकू से मुझ पे वार कर रहे हो और आज इसको मारने की, पागल हो गई हो क्या? क्या हो तुम, क्रिमिनल हो क्या हो? क्या हरकतें कर रही हो? चैन से क्यों नहीं रहती और क्यों नहीं रहने देती हो? कहती है तुमने मुझे इसके लिए मारा, तुमने मुझे इसके लिए, मैं तो इसको जिंदा। और ऐसे कह के वो फिर से उसकी तरफ बढ़ती है। तो इस बार अनवी आके बीच में खड़ी होती है और कहती है खबरदार ईशा, खबरदार, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है। कहती है तुम भूल तो वैसे भी गई हो यार, वैसे भी भूल गई हो तुम तुम्हारे समझ में कहाँ कुछ आता है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम्हें सिर्फ वही समझ आता है जो तुम समझना चाहती हो। तुम्हें कभी मेरा प्यार दिखाई नहीं देता, पूरी दुनिया का प्यार तुम्हें दिखाई देता है, लेकिन मेरा नहीं दिखाई देता तुम्हें कभी भी। तुमने हमेशा मेरे साथ यही किया है, मुझे हमेशा धोखा दिया है तुमने, हमेशा। कहती है मैंने तुम्हें कभी कोई धोखा नहीं दिया है, लेकिन तुम जिस तरह से तुम्हारी हरकतें हैं, तुमने ये खुद चाहा है कि मैं तुमसे हमेशा दूर रहूं, हमेशा दूर रहूं। मैं क्या करूं फिर इसमें, मैं कर क्या सकती हूँ इसमें? तभी डोरबेल बजती है और अनवी जाके डोर ओपन करती है, देखती है कि अनवी की मॉम होती है वहाँ पे। वो मॉम को देख के एकदम परेशान हो जाती है कि अब वो मॉम से कहेगी तो कहेगी क्या, कैसे उन्हें चीज़ें समझाएगी। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है। तो निहारिका एकदम से आगे बढ़ती है और उसका हाथ थामती है, कहती है डरना नहीं, मैं हूँ साथ, देखते हैं क्या कर सकती है। तो उसकी मॉम कहती है क्या वो अनवी अंदर नहीं बुलाओगी क्या? कहती है मॉम आप यहाँ इस टाइम? तो कहते हैं हाँ तुमने तो कहा था कि परसों आ जाना, तो आज मैं आ गई। कहती इतनी सुबह? कहती हाँ मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन था, तो अब क्या मुझे परमिशन लेके आनी पड़ेगी? कहती है नहीं मॉम, आप क्यों परमिशन लेके आने लगी, आइए अंदर आइए। तो उसकी मॉम अंदर आती हैं, तो उनकी मॉम की नज़र अनवी के ऊपर पड़ती है, उसके चेस्ट के पास। तो देखती हैं कि वहाँ से ब्लड आ रहा होता है। तो वो एकदम से घबरा जाती हैं, कहती ये यहाँ से ब्लड कैसे निकल रहा है? तब जाके अनवी, ईशा और निहारिका की नज़र पड़ती है। तो ईशा को रात वाला सीन याद आ जाता है और वो थोड़ा परेशान हो जाती है कि कहीं अनवी कुछ बोल ना दे। तो अनवी कहती है मॉम कुछ नहीं, चोट लग गई। तो कहती है ऐसे कैसे चोट लग गई, वो भी इतनी चोट? सच बताओ क्या हुआ है? तुम्हारी आंखें भी सूजी हुई हैं, क्या बात है? और वो फिर उनकी नज़र ईशा भी पड़ती है, तो देखते हैं कि ईशा की भी आंखें खाओ में एकदम स्वेलिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो वो ईशा की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम भी रोई हो, क्या चल रहा है यहाँ पे, सब ठीक है ना, कुछ हुआ है क्या? तो ईशा जो है वो उस समय कुछ नहीं कहती है और वहाँ से रूम की तरफ चली जाती है। अनवी अपनी मॉम को बैठाती हैं, तो उसकी मॉम पूछती है कि फ़र्स्ट एड कहाँ है, फ़र्स्ट एड दिखाओ पहले। कहती है मॉम आप टेंशन ना लो ना प्लीज़, चिल करो, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। कहती है शट अप, हाँ
कुछ हुआ है नहीं हुआ है वो मैं डिसाइड करूँगी, तुम डिसाइड नहीं करोगी, ठीक है। तुमने तो अपनी वाली कर ली, अब मुझे अपनी वाली करने दो। और वो फर्स्ट एड लेके आती हैं और उसका फर्स्ट एड करती हैं, और फर्स्ट एड करते हुए उससे कहती हैं कि क्या बात है, बात बतानी है। कहती है मॉम कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, सच्ची में कोई बात नहीं, अगर होगी तो मैं बताऊंगी ना आपको, आपसे मैं कोई बात क्यों छुपाऊंगी, आप खुद ही बताइए मुझे, मैं आपसे कभी कुछ छुपाती हूँ जो आप छुपाऊंगी। तो कहते हैं कि बता दो बात क्या है, अगर मुझे बाद में पता चला ना कुछ तो सही नहीं होगा तुम्हारे लिए। कहती है अच्छा ठीक है मॉम, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बट अभी थोड़ा आप शांत रहेंगी प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है ये आपसे, और आई होप आप मेरी रिक्वेस्ट समझेंगी, इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर सकती हूँ, एम आई राइट। तो कहते हैं ठीक है। कहती है मॉम मैं आपको सब कुछ बताऊंगी और सब कुछ सच सच बताऊंगी, बट आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा मेरे लिए। कहती हैं कि तुम मुझे डरा रही हो। कहती है नहीं मैं डरा नहीं रही हूँ मॉम, आपको बस बता रही हूँ कि आपको थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा। कहती हैं कि ठीक है। तो वहाँ से वो उठ के ईशा के पास जाती है और ईशा से कहती है कि सो मैडम क्या सोचा है फिर आपने। कहती है किस बारे में, कि छोड़ देना हम एक दूसरे को, यही सही रहेगा। कहती है ऐसे कैसे छोड़ दूँगी तुम मुझे, मैं तुम्हें छोड़ने दूँगी तब तुम मुझे छोड़ोगी ना। तो कहती है तुम यार चाहती क्या हो मुझसे, ये बता दो, बस इतना बता दो। कहती है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और बहुत चाहती हूँ, ठीक, तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ रहोगी और किसी के साथ कभी नहीं रहोगी। कहती है क्या ज़िद है, क्या बेवकूफ़ी है। कहती है बेवकूफ़ी समझिए या ज़िद समझिए, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। कहती है यार पागल हो क्या तुम। कहती है कि हाँ और सुनो मेरी बात, अगर तुमने मुझे छोड़ने की सोची भी ना तो मैं खुद को तो मारूंगी, लेकिन पहले तुम्हें जान से मारूंगी, और उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ तुम्हें अच्छे से पता है। तो अनवी कहती है क्या है हर वक्त का तमाशा, क्यों डरा डरा के मेरी ज़िंदगी मेरी जानूम बना दी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस तरह डराने से मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगी, सीरियसली तुमको ऐसा लगता है। तो अगर ऐसा तुमको लगता है ना तो बहुत गलत लगता है, बहुत गलत। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि मैं तुम्हारी बकवास बात मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी, ट्रस्ट में। तो कहती ठीक है फिर तैयार है ना तुम। और ये कह के वो फिर से वो चाकू छुपा के रखती है और उसे उठा लेती है। तो अनवी एकदम से उसका हाथ पकड़ती है, तभी डोरबेल बजती है। तो उधर निहारिका जाके डोर ओपन करती है तो महक और महक की मॉम आई हुई होती हैं। तो महक को देखती है तो निहारिका हाय करती है। तो महक को देखते ही निहारिका कहती है कि अच्छा हुआ यार तुम आ गई, नहीं तो यहाँ तो बवाल हो जाता। तो उसकी मॉम कहती है कहाँ है ईशा, कहाँ है। इधर अनवी ईशा का हाथ पकड़ के उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है। कहती है प्लीज़ मस्त सीन क्रिएट करो, मेरी मॉम आई हुई है। कहती है तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी मॉम आई हुई है, ये तुम्हारी हेडक है, मेरी हेडक नहीं है कि तुम्हारी मॉम आई है, ठीक है। जो बोओगी वो काटोगी, उसे ना कोई नहीं बदल सकता है। मिस अनवी तुमने मुझे छोड़ने की सोची है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूँगी, सीरियसली लगता है तो तुम इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की हो। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हें इस जन्म में क्या आने वाले 7 जन्मों तक नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये बात जितनी जल्दी तुम अपने जहन में बिठा लोगी उतना ही तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा, समझी तुम। तो अनवी कहती है मत करो यार ये ड्रामे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, क्या सभी सोचा है, अगर तुम्हारी मम्मी को पता चला तुम्हारी मम्मी क्या कहेंगी, बोलो मुझे,
है, सोचा है तुमने कभी इस बात को? नहीं ना। कहती मैं अपनी मम्मी को संभाल लूँगी, मेरी मम्मी उससे बहुत प्यार करती है और वो मुझे समझेंगी, वो ज़रूर समझेंगी। वो कहती है तुम्हारी मम्मी तुम्हें कभी नहीं समझेंगी, जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं। मत करो ये सब, क्यों सबकी नज़रों में खुद को गिराए जा रही हो? कहती तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो खुश रहो ना। मैं सबकी नज़रों में गिर रही हूँ, मैं खुद को मार दूँगी। अगर तुमने मुझे छोड़ने की सोची तो समझ लेना मैं खुद को जान से मार दूँगी। और वो ऐसे कह के अन्वी को ज़ोर से धक्का देती है और अन्वी जाके पीछे गिरती है और ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर ही रही होती है। तभी अन्वी झटके से उठती है और वो फिर से ईशा का हाथ पकड़ती है और कहती है मैं तुमसे, कहती है तुमने मुझे उसके लिए मारा, उसके लिए। तो अन्वी कहती प्लीज़ ईशा, मेरा मेंटल लेवल ख़राब हो रहा है, मैं पागल हो जाऊंगी सच में। तुमने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम करके रख दिया यार, प्लीज़ मैं तुमसे तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मत करो ये सब, छोड़ दो यार, जाने दो मुझे और मुझे निजात दो इस रिश्ते से, नहीं निभा सकती मैं ये रिश्ता और ज़्यादा अब। तो ईशा कहती है कि नहीं, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो बस। तभी उधर से अन्वी की मॉम, क्योंकि अन्वी बहुत ज़ोर से चिल्लाती है ईशा के ऊपर, कहती समझ नहीं आता क्या आप बेवकूफ़ हो, मैं मर जाऊँ क्या तब तुम्हें शांति मिलेगी। तो ऐसे बहुत ज़ोर से वो चिल्ला के बोलती है। तो उधर से सब लोग उस रूम में आते हैं। जैसे ही वो रूम में आते हैं तो ईशा के हाथ में ईशा की मॉम चाकू देखती हैं और वो पैनिक हो जाती हैं ये देख के, और वो तुरंत ईशा के पास आती हैं, उसको पकड़ती हैं और कहती हैं क्या चल रहा है यहाँ, क्या हो रहा है। तो ईशा अपनी मॉम को देखती है तो कहती है नहीं मॉम, कुछ भी नहीं चल रहा। कहती है सच सच बताओ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ, तुम्हें पता है क्या हो रहा है। मैक की तरफ देखती है और कहती है, तो मैक कहती है कि पता है मुझे क्या हो रहा है, और ये पागल हो गई है, इसका दिमाग एकदम ख़राब हो चुका है, कुछ नहीं कर सकते हम इसका। तो उसकी मॉम कहती हैं क्या पहेलियाँ बुझा रही हो तुम, साफ साफ बताओ बात क्या है। तब मैक थोड़ी बहुत बातें बताती है वहीं सबके सामने, और इधर अन्वी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो इतनी परेशान हो जाती है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो सिचुएशन को डील करे तो कैसे करे। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो अन्वी की जो मॉम होती है वो अन्वी के पास आती हैं और उसके गाल पे एक थप्पड़ लगाती हैं ज़ोर का। अन्वी के गाल पे वो जब थप्पड़ पड़ता है तो निहारिका और अन्वी, उसकी ईशा की मॉम, सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो अन्वी की मॉम बोलती हैं कि तुम यहाँ नौकरी करने आई थी या ये तमाशे करने आई थी, तुम्हें इसलिए हमने भरोसे पे भेजा था, तुम्हें प्यार हुआ तो एक लड़की से हुआ, हाँ। तो अन्वी रोने लगती है, कहती है मॉम मेरी यही चॉइस है, मुझे यही पसंद है। कहती है अच्छा ठीक है चलो मान लो, अभी तो सिचुएशन ऐसी है और तुम्हें पसंद आई भी तो ये लड़की जिसने इतना ड्रामा फैलाया हुआ है तुम्हारी ज़िंदगी में, जो सांस नहीं लेने दे रही तुम्हें। पहली बात तो मैं इस तरह के रिश्ते को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी अन्वी, और अगर चलो एक सेकंड को मैं मानूँ भी तो तुम्हें ऐसी लड़कियां पसंद आई हैं जिसने तुम्हारी ज़िंदगी न रख कर रखी है, हर पल तुम मर मर के जी रही हो। ऐसी लड़की सच में तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, और तुम क्यों बर्दाश्त कर रही थी मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा अभी तक। वाई, कुड यू टेल मी वाई। तो अन्वी चुप हो जाती है और इधर ईशा एकदम से आगे आती है। जैसे ही अन्वी को थप्पड़ लगता है और वो अन्वी की मॉम को मतलब बहुत ज़ोर से धक्का देती है। कहती है हाउ डेयर यू, आपने अन्वी पे हाथ कैसे उठाया।
और बहुत ज़ोर का धक्का देती है अनवी की मॉम को। अनवी ये देखती है तो उसका पारा और हाई हो जाता है। वो ना इधर देखती है ना उधर देखती है। वो खींच के अनवी के गाल, ईशा के गाल पे थप्पड़ रखती है। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को धक्का देने की? हाँ, ये सुलूक मैं तुम्हारी मॉम के साथ करूँ तुम्हें अच्छा लगेगा? हिम्मत कैसे हुई? बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। गेट लॉस्ट। और ये कह के वो अपनी मॉम का हाथ पकड़ती है और उनसे कहती है कि मॉम चलिए, निहारिका चलो यहाँ से, मैं नहीं रह सकती इस लड़की के साथ। मेरा दम घुटने लगा है, मैं मेरा सर इतना फटने लगा है, मैं रह ही नहीं सकती ऐसी लड़की के साथ। मॉम प्लीज़ मुझे ले चलो यहाँ से, प्लीज़ मॉम, ये मुझे पागल कर देगी। मैं मर जाऊँगी मम्मी, प्लीज़ मुझे ले चलो, प्लीज़ मॉम। और वो बहुत रोने लगती है। उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ती है और कहते हैं चलो यहाँ से, अभी के अभी चलो, तुम यहाँ रहने की तुमको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? घर है हमारे पास, वहाँ घर पे रहो तुम, समझी? चलो। ये कह के उसका हाथ पकड़ती है। जैसे ही वो एक कदम बढ़ाती है, ईशा, वो अनवी जो है, तुरंत बेहोश हो जाती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको टेंशन हो चुकी होती है। उसके सर में भी बहुत दर्द हो रहा होता है कई दिनों से, लेकिन वो किसी से बताती नहीं है इस बात को। तो वो एकदम से बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है, घर में सब पैनिक हो जाता है। निहारिका भी बहुत टेंशन में आ जाती है। तो ईशा जब अनवी को बेहोश देखती है तो एकदम से भाग के आगे आती है और कहती है अनवी, अनवी क्या हो गया? तो अनवी की जो मॉम होती है वो ईशा को एकदम पीछे कर देती है। कहती है डोंट यू डेयर। तुम कहती हो कि, कहती है तुम तो दूर ही रहना, प्यार करती हो तुम, ये हालत कर दी तुमने इसकी। अरे प्यार करने वाला ना जरा सी खरोंच आती है ना तो उसे तकलीफ़ होने लगती है। जिसे खरोंच आती है ना उससे ज़्यादा दर्द प्यार करने वाले को होता है। कैसा प्यार है तुम्हारा? मेरी लड़की की ज़िंदगी तुमने कैसी कर दी है? क्या करती है तुमने उसके साथ? अगर इसे कुछ भी हुआ ना ईशा, तुम तो छोड़ने वाली नहीं हो, ये याद रखना तुम। और निहारिका, डॉक्टर को फ़ोन करो अभी के अभी, और तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ प्लीज़। वो ईशा की मॉम के आगे हाथ जोड़ती और कहती प्लीज़ आप इनको लेके जाओ यहाँ से, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती इस लड़की को अपनी आंखों के आगे। मैं इसे इतना समझा के गई थी, इतना कह के गई थी कि ध्यान रखना मेरी लड़की का, और तुमने ये किया, ऐसे ध्यान रखा है। तो वो ईशा जो है वो उसकी मॉम ईशा को पकड़ती है और कहते हैं चलो यहाँ से। तो ईशा बहुत रोने लगती है, बहुत तमाशा करने लगती है। कहती है नहीं मॉम प्लीज़, प्लीज़ मुझे अभी यहाँ रहने दो ना मॉम, प्लीज़ मुझे ऐसे नहीं जाना। अनवी को देखो ना, अनवी को क्या हो गया? तो उसकी मम्मी कहती है कि मैंने बोला ना चलो यहाँ से। तो वो नहीं जा रही होती है, वो जिद पे अड़ जाती है। तो उसकी मॉम अनवी की मॉम से कहती हैं कि अनवी के होश में आने तक इसे यहाँ रहने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ले जाऊँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो वो कहती हैं कि ठीक है, अनवी के होश में आने का इंतज़ार करती हूँ मैं। तभी डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर उसका चेकअप वगैरह करते हैं, कुछ मेडिसिन्स वगैरह देते हैं। थोड़ी देर में अनवी को होश आता है, फिर डॉक्टर उससे कुछ पूछताछ करते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ सिम्टम्स वगैरह पूछते हैं। तो अनवी जो है बताती है सब कुछ। डॉक्टर फिर बाहर आते हैं और अनवी अंदर रूम में होती है और बहुत रो रही होती है, बहुत परेशान होती है वो। तो अनवी की मॉम पूछते हैं कि क्या हुआ उसको? तो कहते हैं कुछ ज़्यादा नहीं, माइग्रेन हुआ है इसलिए काफ़ी दिनों से सर में दर्द है उसके, बाकी और कोई टेंशन की बात नहीं है। खाना पीना सही से खा नहीं रही, इस वजह से चक्कर आ गया और कोई बात नहीं है। तो ये कह के कहते हैं मैंने डॉक्टर दवाई दे दी है, आराम मिल जाएगा उसको, बस उसकी केयर कीजिएगा और थोड़ा स्ट्रेस कम दीजिएगा अभी, क्योंकि माइग्रेन स्ट्रेस से ही होता है। तो ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं और इधर ईशा दौड़ के
अनवी के पास जाती है, उसकी मॉम पीछे से जाती है अनवी की मॉम और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है खबरदार अगर तुम उस कमरे में तुमने कदम भी रखा तो ये याद रखना मुझसे बुरा तुमसे कोई होगा नहीं। कहती है आंटी प्लीज़, आई एम सॉरी आंटी, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ आंटी, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए मेरे साथ प्लीज़ आंटी। तो कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती, ठीक है, तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना सकती होगी बट मुझे नहीं, ये बात तुम याद रखना, मुझे नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी। अनवी तुम्हारी बातों में आ सकती है और अब मैं उसे तुम्हारी बातों में आने नहीं दूँगी, तो तुम अब भूल जाओ अनवी को, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। कहते हैं आंटी मैं अनवी को नहीं भूल सकती हूँ, मैं अपनी जान दे दूँगी आंटी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। कहती हैं तुम कल मरती हो तो तुम आज मर जाओ, तुमने मेरी लड़की की जो हालत की है ना, इसके बाद मैं तुम्हें अपनी लड़की के आसपास भी नहीं भटकने दूँगी। हमने उसको इतने नाजों से पाला पोसा इस दिन के लिए कि तुम उसकी ये हालत कर दो। तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, बस यही चाहती हूँ मैं, नज़रों से मेरे दूर हो जाओ, समझी। और एक है कि वो ईशा को ज़ोर से धक्का दे देती हैं पीछे की तरफ और अनवी के पास रूम में जाती हैं। अनवी जैसे अपनी मॉम को देखती है उनके गले लग जाती है और बहुत रोती है। उनकी मॉम उस समय अनवी को थोड़ा डांटती हैं, कहती हैं तुम ये सब करने आई थी, तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। तो अनवी कुछ नहीं बोल रही होती, वो बहुत शांत होती है उस टाइम पे और एकदम चुप होती है और उसे कुछ भी बोलना सही बताओ तो उस टाइम पे अच्छा ही नहीं लग रहा होता। तो उसकी मॉम बहुत देर तक उसे डांटती रहती हैं, लेकिन फिर जब वो अनवी की हालत देखती हैं कि उसकी क्या कंडीशन हो रखी है तो एकदम खामोश हो जाती हैं और कहती हैं सोचना बंद करो और मेरे साथ चलो, तुम अब यहाँ नहीं रहोगी। वो कहती है हाँ मॉम मुझे ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है मॉम मैं मर जाऊँगी। तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, तुम्हें ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, पता नहीं। कहती है मॉम मैं उससे प्यार करती थी। कहती क्या प्यार, ऐसा कोई प्यार नहीं होता पहली बात तो, ठीक है, एक लड़की में कभी प्यार नहीं हो सकता, इस बात को तुम जितनी जल्दी याद रखोगी तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। कहती है मॉम प्लीज़ ऐसा मत कहिए। कहती है शट अप, हाँ जस्ट शट अप, मुझसे आर्ग्यू मत करना, बहुत तुमने अपनी मनमानी कर ली, अब और ज़्यादा नहीं। तो अनवी चुप हो जाती है और उसकी मॉम उसका सामान पैक करती हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं। इधर ईशा ने अलग ही तमाशा मचाया हुआ होता है, रोगारी होती है, खुद का सर पटक रही होती है। उसकी मॉम बहुत देर तक उसे समझाती रहती हैं, लेकिन जब देखते हैं कि ईशा अब नहीं समझने वाली है, खींच के उसके गाल पे पड़ता है अपनी मॉम से और वो महक को भी डांटती हैं। कहती हैं अगर यही सिचुएशन थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, इस हद तक पागल हो गई है क्या ये लड़की। कहती है मॉम मुझे लगा कि समझ जाएगी, लेकिन ये समझने के लिए तैयार ही नहीं थी, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, क्यों इतना ज़्यादा पॉसेसिव हो चुकी है, समझ ही नहीं आता है मुझे, मैं क्या बताऊँ क्यों कर रही है ये सब। कहती तुम क्या बताओगी, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ निकलोगी मुझे यही नहीं पता था। तो कहती है मॉम मैंने क्या किया। कहती ये सब तुम्हारी करनी है बेटा, सब तुम्हारी करनी है, समझ में आया तुमको। कहती है मॉम मैंने क्या किया है। कहती है अगर तुमने मुझे पहले ये बता दिया होता ना तो आज ये सिचुएशन में खड़ी ही नहीं होने देती, ठीक है, मैं शायद पहले ही रोक लेती इस चीज़ को। कहती है मॉम सब कहने की बात है, वो कभी किसी की सुनती है। कहती है मैंने उसको जन्म दिया था, उसने मुझे जन्म नहीं दिया था कि वो मेरी नहीं सुनेगी, समझी तुम। कहती है ठीक है अब तो आप आ गई हैं ना, अब समझ रही है वो। कहती है अब बहस करोगी तुम मुझसे। तो उधर दोनों लड़ने लगते हैं, तब निहारिका आके कहती है आप दोनों लड़ना बंद कीजिए और ईशा को संभालिए, कुछ कर लेगी खुद के साथ। तो उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि
तुम प्यार करती हो अनवी से? कहती है हाँ मॉम। कहती है नहीं, तुम प्यार नहीं करती हो उससे, तुम्हारी जिद है ईशा। अनवी तुम्हारी जिद है, तुम्हें कोई प्यार नहीं है उससे। कहती है मॉम ऐसा नहीं है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ मॉम, आप तो समझने की कोशिश कीजिए। कहती है बेटा अगर तुमने प्यार किया होता ना तो उसकी एक आह पे तुम्हारी ना जान निकल जाती, एक आह पे जान निकल जाती। कहती है मॉम मेरी जान निकलती है उसकी एक आह पे। कहती है नहीं, जो मैंने आज देखा है ना, उसके सीने से खून बह रहा है, वो तुम्हारी वजह से। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की? प्यार करती हो ना तुम? तुमने और अपने पापा और मुझे देखा है ना कि उनको जरा सी चोट लगती है तो मैं रोने लगती हूँ, मैं तड़पने लगती हूँ। और तुमने क्या किया? तुमने खुद ही उसे दर्द दे दिया। कैसा प्यार था ये तुम्हारा? कहती है मॉम मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, मैं डर जाती थी कि मैं उसे खो ना दूँ। कहती खो तो तुमने अब भी लिया ना, तुमने ज़बरदस्ती उसे अपने पास फिज़िकली बांध के रखा, इमोशनली उसका सोल वो उससे कनेक्ट ही नहीं थी तुमसे। खो तो तुम उनसे चुकी हो बेटा, इसलिए अब उससे दूर हो जाओ। और अगर सच में उससे प्यार करती हो तो उससे जितना दूर रहो उसमें उसकी भी भलाई है और तुम्हारी भी भलाई है। कहती है नहीं मॉम, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं पागल हो जाऊँगी मॉम। और वो ऐसे बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो इधर अनवी अपनी मॉम के साथ बाहर निकलती है और निहारिका आगे बढ़ के उसके साथ उसके बैग्स वगैरह पकड़ती है और वो उसे लेके जाने लगती हैं। तो अनवी ईशा एकदम से आके अनवी से लिपट जाती है और उसकी मॉम उसे अलग करती हैं। इधर ईशा की मॉम ईशा को अनवी से अलग कर रही होती हैं। अनवी बहुत रो रही होती है, अनवी बिल्कुल नहीं चाह रही होती कि ये सिचुएशन कभी आए, लेकिन आज सिचुएशन उसके हाथ से भी बाहर निकल गई होती है, वो भी कुछ नहीं कर पा रही होती उसमें। इसलिए वो चाह के भी आज अनवी के साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसने आज भी अनवी का हाथ पकड़ लिया तो ज़िंदगी भर वो इस जंगल से निकल नहीं पाएगी। उसे ये बात बहुत अच्छे से मालूम होती है, इसलिए वो चाह के भी अनवी का साथ उस समय नहीं, ईशा का साथ उस समय नहीं दे पाती। और ईशा कहती है तुम बेवफा ही निकली ना, जो चीज़ मुझे हमेशा से लगती रही तुमने आखिर वही किया ना, तुमने मुझे छोड़ दिया ना, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, देखो तो तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। तो निहारिका बोलती है तुमने उसके प्यार को कभी समझा ही नहीं, अगर समझ जाती ना तो आज सिचुएशन कुछ और होती। और आज देखो सबको पता चल चुका है, शायद आज तुम दोनों साथ होते, लेकिन तुमने कभी भी इसको समझने की कोशिश ही नहीं की। तुमने आज इसकी हालत कर दी ईशा कि आज वो खुद भी नहीं चाह रही कि वो तुम्हारे साथ रुके। कभी तुमने उसे मरने की धमकी दी, कभी उसे मारने की धमकी दी, कभी उसे कंट्रोल करने की धमकी दी, तो कभी सबके सामने उसे बेइज्जत तुम करती रही। तुमने उससे प्यार किया ही कब? उसकी ख्वाहिश, उसकी पसंद, उसकी खुशी, ये कभी तुम्हारे लिए मैटर किया है? नहीं किया ना, कभी नहीं किया। तो उसकी मॉम अनवी का हाथ पकड़ के खींचती हैं और आगे बढ़ने लगती हैं। और इधर ईशा अनवी का कॉलर पकड़ के लटक जाती है बिल्कुल। कहती है नहीं, मैं नहीं रह सकती हूँ अनवी, प्लीज़ मुझे एक लास्ट चांस दे दो प्लीज़ अनवी। तो अनवी अपने हाथ से उससे अपना कॉलर छुड़वाती है और रोते हुए वहाँ से निकल जाती है और कहती है आई एम सॉरी, काश कि तुमने मुझे एक बार समझ लिया होता ना तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, शायद कभी नहीं देखना पड़ता। तुमने कभी समझा ही नहीं, कभी नहीं समझा। तुम हमेशा से इसी बात से डरती रही कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी,
मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। और मैं तुम्हें हमेशा यही समझाती रही कि ऐसा मत सोचा करो, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। लेकिन तुमने कभी भी मेरी बात नहीं मानी, कभी नहीं मानी। और आज देखो, जैसा तुमने सोचा था ना वैसा हो गया, बिल्कुल वैसा ही हो गया। अब तो तुम खुश होगी ना? कहती कैसी बातें कर रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कहती ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब मैं तुम्हें रो रो के गिड़गिड़ा के तुम्हें समझा रही थी, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं सुनी, कभी नहीं। और आज मैं चाह के भी रुक नहीं सकती, तुमने मुझे खो दिया। अगर मैं रुक गई ना तो मैं तुम्हें दिल से कभी नहीं अपना पाऊँगी। हमारे बीच वो जो प्यार था वो तुमने मैं कब का मिटा दिया है। मुझे तुम्हारे साथ प्यार से ज़्यादा डर लगता है, डर लगता है मुझे तुम्हारे साथ रहने में कि तुम कब क्या कर जाओगी नहीं पता है। मुझे डर लगता है तुमसे, बहुत डर लगता है। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ अब। और एक है कि अन्वी वहाँ से चली जाती है और ईशा यहाँ बहुत रोती रहती है, और इस तरह दोनों के रिश्ते का द एंड हो जाता है। जो अन्वी ईशा के बगैर एक पल गुजारने का नहीं सोच पाती, वो उसे छोड़ के चली जाती है। वो उसके साथ रहने की इमेजिनेशन भी नहीं कर पाती। और ईशा को भी यहाँ से लेके चले जाते हैं घर उसके। ईशा बहुत टाइम तक बहुत बेचैन रहती है, उसे रात में नींद नहीं आती, बहुत तड़पती रहती है, रोती रहती है। और ऐसे ही बार बार अन्वी को फ़ोन करती रहती है। अन्वी कभी तो उससे बात करती थी और कभी नहीं करती थी, लेकिन काफ़ी टाइम बीत जाता है, 2 से 3-4 महीने बीत जाते हैं। इस बीच ईशा की बातचीत एकदम बंद हो जाती है अन्वी से। फिर 2-3 महीने बाद एक बार फिर ईशा अन्वी को कॉल करती है और अन्वी बातचीत करना स्टार्ट करती है। नॉर्मली बातें होती रहती हैं, एक दोस्त की तरह, मतलब दोस्ती से भी कम, एक बस कि हाँ कोई जान पहचान है, इस तरीके से दोनों की बातें होती रहती हैं। अन्वी भी ईशा के लिए बहुत तड़पती है क्योंकि वो ईशा से बहुत प्यार करती है। और जब उसकी बात कंटिन्यू इस तरह हुई 3-4 हफ्ते तक, मतलब 1 महीने तक, 1 महीने के बाद ईशा का फिर वही रवैया धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा। कहाँ हो, क्या कर रही हो, फ़ोन क्यों एंगेज था। ये रवैया देखते ही अन्वी फिर डरती है और बात और ज़्यादा ना बढ़े तो ईशा से बात करना फिर से बंद कर देती है। और निहारिका को जब वो ये बात बताती है तो निहारिका उसको डांटती है और कहती है धीरे धीरे वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाएगी, लेकिन अगर तुमने इससे बात करनी जारी रखी ना तो ना तुम इस सिचुएशन से कभी बाहर आ पाओगी और ना वो आ पाएगी, ये याद रखना तुम। तो अन्वी उस दिन बहुत परेशान होती है और इधर ईशा भी बहुत परेशान होती है। धीरे धीरे और वक्त गुजर जाता है और इनकी ज़िंदगी के कम से कम 4 से 5 साल गुजर जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को दिल याद करते हैं। इधर ईशा भी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लेती है, उसकी लाइफ में फिर कोई और आ जाता है, किसी और को अपना टारगेट बना लेती है, किसी और को परेशान करने लगती है। लेकिन अन्वी इन 3-4 सालों में भी सिंगल रहती है और वो अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं लाती। एक डर भी रहता है उसके अंदर पास्ट रिलेशनशिप का, और प्लस उसे ईशा के अलावा कभी कोई अच्छा ही नहीं लगा। उसके दिल से ईशा कभी निकल ही नहीं पाई। एक दिन निहारिका और अन्वी ऐसे ही किसी कैफ़े में बैठे हुए होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक लड़की आती है और डेटिंग साइट पे, बहुत पहले डेटिंग साइट पे उसने अन्वी से चैट की हुई होती है और शायद पिक्चर्स भी पास ऑन हुई होती है। ईशा के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले ही हुआ होता है, लेकिन किसी वजह से दोनों
बात करना बंद कर देते हैं। तो वो लड़की इतने टाइम बाद अनवी को देखती है तो अनवी के पास आती है और उससे बातचीत करती है और देन अनवी को याद दिलाती है कि किस तरह वो जानती है अनवी को। तो अनवी को भी फिर याद आता है और कहती है हाँ मुझे याद आया, मैंने ही पिक दी थी आपको और आपने मुझे दी थी। कहती है हाँ, और कोई है आपकी ज़िंदगी में? तो कहती है नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। तो कहती है आई एम सिंगल, क्या हम एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश कर सकते हैं? तो अनवी और निहारिका एक दूसरे को देखते हैं और फिर अनवी वहाँ से उठती है तो लड़की कहती है क्या हुआ? कहती है मैं रेस्ट रूम से आती हूँ। ओके, तो कहती है नहीं नहीं नहीं, आप रेस्ट रूम नहीं जा रहे हो, प्लीज़ बताओ ना। देखिए मैं आपसे सिर्फ यही तो कह रही हूँ ना, डेट करके देखते हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल हैं कि नहीं है। तो अनवी निहारिका से कहती है निहारिका उठ चल, और वो कहती है आई एम सॉरी मैम, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करना, मुझे माफ़ कीजिए। अब तो वो लड़की अनवी के पीछे आती कहती सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, और वो निहारिका का हाथ पकड़ती है और वहाँ से दौड़ लगा देती है लिटरली, और सीधे आके अपनी गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट करके निकलती है। और बहुत दूर जाने के बाद वो गाड़ी रोकती है। निहारिका कहती है अरे रोक दे, अब नहीं है तेरे पीछे। कहती है थैंक गॉड, मुझे नहीं पढ़ना अब इन चक्करों में, सच में बहुत हो गया, अब और नहीं, जितना था हो चुका। निहारिका हंसती है, कहती है इतना डर? कहती है बहुत डर है। पहली बात तो ईशा के अलावा मेरी ज़िंदगी में कभी कोई आ नहीं सकता, दूसरा मुझे इस प्यार मोहब्बत से बहुत डर लगता है। ये प्यार मोहब्बत सिर्फ खिलवाड़ है और कुछ है नहीं, ज़िंदगी जीना मुश्किल बना देता है और कुछ नहीं होता। कोई धोखा दे के चला जाता है, किसी का प्यार इतना सर चढ़ जाता है कि वो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता। इसलिए मैं अब इससे दूर ही रहूँगी। और इस तरह से स्टोरी का एंड होता है। ईशा किसी को टारगेट बनाए के रखती है और अनवी अपना करियर बनाने में और अपने आप को वक्त देने में वक्त गुजारती है। तो आगे क्या होगा अब तो आप सबको पता चल ही गया है। बाकी अभी तक उसकी लाइफ में कोई है नहीं।